रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत की विदेश नीति को एक नया मोड़ मिला और दुनिया ने भारत की सॉफ्ट पावर को देखा है। पिछले कुछ दिनों से हो रहे कुछ बदलावों को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करें तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, अडानी पर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट और इसी कड़ी में नाम आता है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फाउंडर जॉर्ज सोरोस का, जिन्होंने कहा है कि भारत में मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करेंगे। इस तरह की रिपोर्टों का आना जब अगले साल चुनाव होने हैं तो आइए जानते हैं इन रिपोर्टों के जरिए भारत को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही या फिर कोई इत्तेफाक से ये रिपोर्ट जारी हो रही है, कोई प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। अगर कोई भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है तो क्यों और कैसे रचा जा रहा है, क्योंकि सारी रिपोर्टों का एक साथ आना और एक ही तरह की विचारधारा के खिलाफ आना शायद ही कोई इत्तेफाक हो सकता है। जॉर्ज सोरोस ने तो खुलकर कहा है कि मैं भारत में राजनीतिक बदलाव के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करूंगा जिससे भारत में लोकतंत्र को बचाया जा सके। ये आदमी कहाँ तक सही कह रहा है? क्या भारत में कोई चुनावों को प्रभावित कर सकता है? ऐसी घटनाओं से भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर इसी तरह से भविष्य में बाहरी लोगों का दखल बढ़ा तो क्या हो सकता है? इस पर भारतीय होने के नाते क्या करना चाहिए? भारत सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए या भारत सरकार के पास इस तरह की कोई कानून है जो चुनाव में बाहरी फंड को रोक सके? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों पर की गई है। ये सीरीज भारत में प्रसारित नहीं हुई है, लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में से बीबीसी ने प्रसारित किया है। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय ने इसका विरोध किया और उनका कहना है कि हिंदू और भारत विरोधी ताकतें किसी न किसी तरह से ऋषि सुनक की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू असहिष्णु है। बीबीसी के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर की है। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब बीबीसी के सब्सक्रिप्शन को भी कैंसिल करवा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे यह कभी भी हो, लेकिन मैं उस सरितर चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है और इसे पक्षपातपूर्ण बताया है और कहा है कि ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस पर बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का बचाव करते हुए कहा कि यह एक गंभीरता से शोध की गई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अहम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई है और डॉक्यूमेंट्री पर उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार गहन शोध किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की है। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई थी जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे। 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेराफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है और 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $100 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े हैं। वहीं अडानी ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया और हिंडनबर्ग पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसका काम है कि शेयर मार्केट में शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमाना। इसके थोड़े ही दिनों के बाद जॉर्ज सोरोस का भारत को लेकर बयान आना। जॉर्ज सोरोस की वेबसाइट के मुताबिक वो 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। जब वो 9 साल के थे तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस वक्त हंगरी में यहूदियों को खोज कर मारा जा रहा था। सोरोस के परिवार ने इस नरसंहार से बचने के लिए झूठी आईडी बनवा कर रखी थी। साल 1947 में सोरोस अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। सोरोस ने कुली और वेटर का काम करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। साल 1956 में सोरोस लंदन से अमेरिका चले गए।
1973 में सोरोस एंड मैनेजमेंट के नाम से एक कंपनी बनाई और अमेरिकी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। सोरोस ने 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया और करीब 100 देशों में पहुंच बनाई। अब तक 32 अरब डॉलर दान करने का दावा करते हैं। सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने साल 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की और किसी कारणों से 2016 में भारत सरकार ने इस संस्था को से आने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। जॉर्ज सोरोस ने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए और कहा कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव होगा। उन्होंने विशेष रूप से पीएम मोदी जैसे नेताओं को टारगेट करने के लिए 1 अरब डॉलर से अधिक फंडिंग की घोषणा की है। इस तरह की संस्थाओं द्वारा किसी भी सरकार और देश को टारगेट किया जाता है तो क्या हो सकता है? इस तरह की रिपोर्टों का किसी देश या सरकार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए जानते हैं। इन सारी रिपोर्टों और बयानों को मद्देनजर रखें तो यह किसी तरह की साजिश की गंध आती है, क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तब आई है जब अगले साल 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी 2024 के चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री के शायद दावेदार होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी विदेशों में काफी बढ़ी है, जो शायद ही कुछ लोगों को या फिर यूं कहें कि बहुत से देशों को नापसंद है। इसीलिए बीबीसी ने इसी टाइम अपनी डॉक्यूमेंट्री को जारी किया, जिससे बीबीसी को दर्शक मिल जाए, क्योंकि बीबीसी ने इसे भारत में जारी नहीं किया है और पीएम मोदी की छवि को शॉर्ट आए या फिर प्रसिद्धि में थोड़ी गिरावट आए, जिससे विपक्ष को फायदा पहुंचेगा। बात करें हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में तो हिडनबर्ग रिपोर्ट का भी इसी कड़ी में लगातार आना इसी तरफ संकेत करता है, क्योंकि हिडनबर्ग रिसर्च भी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग से लेकर हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आई बटन में जाकर चैनल पर पहले से मौजूद वीडियो को अवश्य देखें। हिडनबर्ग रिपोर्ट भी किस कंपनी पर आई है? अडानी ग्रुप पर, जिनके मालिक गौतम अडानी है, जिनकी बीजेपी व पीएम मोदी से नजदीकियां मानी जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि गौतम अडानी बीजेपी के लिए चुनाव में भारी फंड देते हैं। अगर गौतम अडानी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो शायद बीजेपी कमजोर होगी। इससे अगले साल आने वाले चुनाव शायद प्रभावित कर सके, जिससे बीजेपी को नुकसान हो। जॉर्ज सोरोस की बात करें तो जॉर्ज सोरोस ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में रिपोर्टर के सवाल का जवाब दे रहे थे तो वे नोट्स पढ़कर दे रहे थे। ये कैसे संभव है कि जो नोट्स बनाकर सोरोस लेकर आए थे वही सवाल रिपोर्टर ने पूछा? इस घटना को मद्देनजर रखे तो रिपोर्टर को पता था कि कौन सा सवाल पूछना है, या रिपोर्टर को बताया था कि यही सवाल पूछना है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 2016 में भारत में बैन किया गया है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट है सलील सेठी, जिनकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है और वे पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते दिखे हैं। सलील सेठी के ट्विटर को देखें तो सबको समझ में आ सकता है कि शायद ये प्रोपेगेंडा हो, जिसके तहत ये सभी तरह की घटनाओं को क्रमवार देखने को मिला है। इन घटनाओं पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट में लिखकर अवश्य अपनी राय को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।